नाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइस की पीटी 365 जो कि हमारी पॉलिटी की है। तो फर्स्ट लेसन यहाँ पे आ चुकी है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं जो कि इश्यूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, जिसके तहत हम लोग 3 आर्टिकल कंप्लीट किए थे। फर्स्ट वन इज़ कि लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एंड देन यहाँ पे ओबीसी के बारे में देखे थे, जो सब कैटेगराइजेशन है, इसके तहत हमने कमीशन, रोहिणी कमीशन के बारे में, मंडल कमीशन के बारे में भी देखा। साथ ही फिर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में ये आर्टिकल थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के साथ। देन यहाँ पे एंटी कन्वर्शन लॉ देखेंगे। देन ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, कॉपरेटिव्स है। देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द टाइम कितने टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, बट मैं मैक्सिमम यहाँ पे कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग वीज़ा नाइस के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप लोग मेल करके ज्वाइन हो सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा ये कहा गया है, एक PIL फाइल किया गया था 2019 में। तो इसी का जवाब देते हुए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा कहा गया है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये एक पब्लिक पॉलिसी का मैटर है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं है कि कैसे इसको कोर्ट के द्वारा इशू किया जाएगा। सो दिस इज़ अ रिस्पॉन्स जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा दिया गया है। एक PIL फाइल किया गया है, इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इट मीन्स कि यहाँ पे पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जो आपका एक यहाँ पे लिटिगेशन फाइल किया जाता है, एक आप कह सकते हो कि कोई तरीके का ऐसा एक लिटिगेशन है जिसमें कि कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि हाँ पब्लिक, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक क्या चाहते हैं, तो इसको PIL कहते हैं। अब UCC की बात कर लेते हैं कि हमारे देश में बात किया जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इट मीन्स कि आप देखो एक कानून होना चाहिए पूरे इंटायर कंट्री के लिए, जो कि सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए एप्लीकेबल हो, वो भी उनके पर्सनल मैटर को लेकर, जैसे मैरिज हो गई, डिवोर्स हो गई, इनहेरिटेंस है, एडॉप्शन है। जैसे आप देखते हो कि हर धर्म के लिए अलग अलग कानून है हमारे देश में। शादी करना है तो आपको जिस रिलीजन से शादी करनी है, जिस रिलीजन में आप बिलोंग करते हो उस हिसाब से शादी करनी है तो आपको उस कानून के थ्रू शादी करनी होगी। ओके, मैरिज आपका हिंदू मैरिज एक्ट है, फिर मुस्लिम में अलग आपका कानून चलता है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि डिफरेंट कानून है। डिवोर्स लेना है तो उसके लिए अलग कानून है। इनहेरिटेंस के आप देख सकते हो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है। तो अलग अलग कानून है हर एक रिलीजन का, आप देख सकते हो। तो इससे क्या होता है कि एक डाइवर्सिटी हमारे देश में तो है ही, उसके लिए आप ध्यान रखते हुए एक अलग अलग रखा गया। बट क्यों ना एक यूनिफॉर्म कोड हो जो कि सबके लिए एक हो, एक ही कानून हो। जब हमारा देश एक है तो कानून भी एक ही होना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म के लोग शादी करें, लेकिन एक ही कानून के थ्रू होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू। आर्टिकल 44 है हमारे संविधान में, जो कि आपने DPS भी पढ़ा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे स्टेट को ऐसा कहा गया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे बना सकते हैं फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये बातें यहाँ पे आर्टिकल 44 में कही गई है। अब देखते हैं कि हमारे देश में यूनिफॉर्म कोड का स्टेटस क्या है। हमारे जो कानून है ना, इंडियन लॉज हैं, वो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म कोड ही फॉलो करते हैं, वो भी ऑलमोस्ट आप देखो कि सिविल मैटर में। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारे यहाँ 1872 का, सिविल प्रोसीजर कोड है CPC इसको कहते हैं, साथ ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, एविडेंस एक्ट है। तो ये सब ऐसा है जो कि यूनिफॉर्म कोड जो है हमारे सिविल मैटर में ये फॉलो होते हैं। साथ ही आप देखो कि स्टेट में भी आप देखो राज्यों में एकदम हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट है। जिस हिसाब से टाइम चेंज हो रहा है उस हिसाब से कानून में भी कुछ चेंजेस करना पड़ता है। तो कुछ सर्टेन मैटर में आप देखोगे तो यहाँ पे डाइवर्सिटी है। इवन यहाँ पे हमारे देश कैसा है तो सेक्युलर है। हमारे देश सेक्युलर कहने का मतलब है कि कोई हमारे देश में जो है किसी भी एक रिलीजन को प्रधान नहीं किया जाता। इट मीन्स कि एक रिलीजन को हम लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते, सारे रिलीजन को इक्वल समझते हैं क्योंकि सारे सिटीजन इक्वल है। तो इसलिए सेक्युलर है हम लोग। और सेक्युलर यहाँ पे सिविल लॉज है, जिसके तहत आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो भी ये सिविल लॉ है, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो किसी भी आपने कोई भी केसेस है उसके अंदर अगर एविडेंस देना हो, चाहे वो ओरल एविडेंस हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, या फिर जो भी फैक्ट है उसको प्रूव करना है, तो एक ही कानून है जो कि पूरे देश में फॉलो किया जाता है। तो ये एक सिविल मैटर है जिसमें आप देख सकते हो कि एक ही जो कोड है उसको फॉलो किया जाता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि शादी करने के लिए डिफरेंट रिलीजन की यहाँ पे डिफरेंट आपका कानून होता है, डिवोर्स के लिए अलग होता है, तो इसके लिए भी क्यों ना एक ही कानून होनी चाहिए, ये कही जा रही है। रिसेंटली आप देखो बहुत सारे स्टेट्स जो है ये रिफ्यूज़ कर दिए है कि यूनिफॉर्म मोटर जो आपका व्हीकल एक्ट 2019 का आना था, इसको यहाँ पे लाने से रिफ्यूज़ कर दिया। बहुत सारे राज्य जो है
वो सेंटर के बनाए हुए कानून को मीन्स उनके साथ नहीं चलना चाहते, उनको यहाँ पे फॉलो नहीं करते। साथ ही आप देखो गोवा की बात करें तो ये ओनली इंडियन स्टेट है जिनका अपना यूसीसी है, वो भी यहाँ पे कॉमन फैमिली लॉ के फॉर्म में। तो कॉमन फैमिली लॉ है जिसमें कि आप देखो कि एकमात्र हमारे देश में ऐसा राज्य है गोवा जिसमें कि यूसीसी है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में या फिर किसी भी आप स्टेट पीसीएस की इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो तो वहाँ पे पूछ लिया जा सकता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया, इसके बारे में कुछ हम लोग बातें कर लेते हैं। अब समझते हैं बैकग्राउंड। तो सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस देखेंगे, इट मीन्स कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ था उससे पहले ये कहाँ से आया। तो एक लेक्स लॉकी आपका रिपोर्ट है जो कि अक्टूबर 1840 का है। इसमें क्या है ना कि पहली बार आप देखो कि ऐसा कहा गया है कि जो इंडियन लॉज है, जितने भी इंडियन कानून बनाए जा रहे थे जो भी क्राइम से रिलेटेड थे या फिर कोई साक्ष्य चाहिए, एविडेंस से रिलेटेड है, कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो इनकी यूनिफॉर्मिटी की नेसेसिटी कहा गया कि एक यूनिफॉर्म तरीके का इंडियन लॉ होना चाहिए। बट यहाँ पे एक बात और भी रिकमेंड की गई कि जो पर्सनल लॉ है, जैसे हिंदूज़ और मुस्लिम की जो अपनी पर्सनल लॉ है ना, वो इस तरीके की कॉडिफिकेशन से बाहर होना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्राइम की बात करते हैं, हम लोग एविडेंस की बात करते हैं, तो इसमें तो चलो ठीक है, एक कानून हम लोग बना सकते हैं जो कि पूरे देश में हमारा एप्लीकेबल होगा। बट हमारे रिलीजन अलग अलग है हमारे देश में, तो उस बेसिस में क्योंकि पर्सनल मैटर हो गई ना, किसी को शादी करनी है तो ये इट कम्स अंडर द पर्सनल मैटर, डिवोर्स लेनी है, इनहेरिटेंस है, जो भी है, तो हर एक रिलीजन का अपना अपना पर्सनल मैटर होता है। तब ये आप देखो कि लेक्स लॉ की रिपोर्ट से इसको बाहर निकाला गया। उस समय से ये लाया गया कि नहीं, रिलीजन बेसिस पे हमारा डिफरेंट जो है अपना पर्सनल कानून होना चाहिए। सेकेंड है कि क्वींस 1859 का प्रोक्लेमेशन है। यहाँ पे भी प्रॉमिस किया गया कि जो रिलीजियस मैटर होते हैं ना उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। देन यहाँ पे एक कमेटी है, दिस कमेटी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, BN राव कमेटी, जो कि यहाँ पे फॉर्म किया गया था कि हिंदू लॉ को कॉडिफाई करे 1941 में। तो ये काम तो हुआ था हमारे देश के आज़ाद होने से पहले। बट व्हाट अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस? पोस्ट इंडिपेंडेंस आप देखो कि जो हिंदू कोड बिल है, ये बिल हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था, जिसमें कि हिंदू लॉज को रिफॉर्म किया गया, और हिंदू लॉज जब बने, हिंदू के जो कानून बने, इसके थ्रू यहाँ पे डिवोर्स को लीगलाइज किया गया कि कानूनी तौर पर अगर कोई हस्बैंड वाइफ अलग होना चाहते, डिवोर्स लेना चाहते तो ले सकते हैं। और पॉलीगेमी के अपोज था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही शादी वैलिड होगी, ऐसी नहीं कि 2-3 शादियाँ कर लिए। और इनहेरिटेंस यानी कि जो बेटियाँ होती है उनको भी यहाँ पे जो इनहेरिटेंस का भी राइट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। फिर उसके बाद आपका 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, जिसमें कि यहाँ पे कुछ कानून जो भी यहाँ पे इंटरस्टेट या फिर अनविल्ड जो यहाँ पे सक्सेशन है उसको रिलेटेड था कि जो हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स हैं तो उनके सक्सेशन को, यानी कि एक जनरेशन के बाद जो दूसरी जनरेशन है उनको किस तरीके से यहाँ पे देखा जाएगा, साथ ही साथ जो है उनको क्या क्या राइट्स दी जाएगी और किस तरीके का मेंटेनेंस वगैरह होगा। तो यहाँ पे भी सेपरेट पर्सनल लॉ रहा इसी से रिलेटेड। अगर सक्सेशन की बात करें तो ये मुस्लिम में आपको अलग देखने को मिलेगा, क्रिश्चियन का अपना अलग होता है, पारसीज का अपना अलग होता है। तो इस तरीके से हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस आप देखो कि हिंदू कोड बिल आया, फिर उसके बाद जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट आया। लैंडमार्क कोर्ट केस अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी के लिए, तो कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट था जो कि शाह बानो केस 1985 का था, सरला मुडगल केस है 1995 का। देन यहाँ पे डेनियल लैटिफी केस है जिसमें कि गवर्नमेंट को यहाँ पे एक मूव लेनी चाहिए जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए था। तो इस तरीके से यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी बता दिया गया। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको समझना होगा, क्योंकि अगर हम लोग यूनिफॉर्म करना चाहते हैं पर्सनल लॉज को भी, तो ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा होता है। कोई भी रिलीजन नहीं चाहेगा कि उनकी कुछ पर्सनल मैटर पे कोई इंटरफेयर करे, या फिर ऐसा आप जानते हो कि अगर एक कानून बना दिया जाएगा तो किसी न किसी रिलीजन को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस आप हर एक रिलीजन का आप अलग अलग देखते हो, तो यही प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। बट लेट्स सी क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे डिस्कशन और ये सारी चीज़ें चल रही है। तो आपको हर एक एंगल पता होना चाहिए। एक कमेटी के बारे में, BN राव कमेटी के बारे में भी पता होना चाहिए। हमारे संविधान में यूनिफॉर्म सिविल यहाँ पे यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है इसके बारे में कहाँ बातें की गई, तो ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है एंटी कन्वर्जन लॉ। एंटी कन्वर्जन लॉ अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा यहाँ पे कर्नाटक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 ये आपका पास कर दिया गया है, और ये हमारा जो कहा जा रहा है ये एंटी कन्वर्जन बिल ही है। इट मीन्स कि यहाँ पे राइट टू रिलीजन बिल कहा जा रहा है। ये अभी तक बिल है, जब ये कानून बन जाएगा तब इसे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तो कानून कैसे होगा? जैसे ये अभी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होगा, उसके बाद ये आपका गवर्नर के थ्रू साइन होगा, तभी ये बन सकता है। कौन कौन से ऐसे स्टेट है जिसमें कि एंटी कन्वर्जन लॉ है? इट मीन्स कि यहाँ पे फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। जैसे दो धर्म के लोग अगर शादी करते हैं
तो किसी एक रिलीजन को अपनाने के लिए या फिर एक रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे फोर्सफुल कन्वर्जन होता है। तो ये चीज़ें कही जा रही है कानून के थ्रू कि यहाँ पे कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आप देखो हमारे देश में एटलीस्ट 9 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इस तरीके का कानून है, यानी कि अनलॉफुल तरीके से जो कन्वर्जन होता है, जानबूझकर जो है किसी एक रिलीजन के लोग होते हैं वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसको लेते हुए हमारे देश में 9 स्टेट है। अब आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या आप इन 9 राज्यों में से बिलोंग करते हो कि नहीं। अगर करते हो तो ये आपके लिए फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है, आपके देश में ये कानून इम्प्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं, क्या क्या प्रोविज़न है, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और यूपी है। तो ये 9 स्टेट है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम लोग देखें अगेन हिस्ट्री कि हमारे देश में एंटी कन्वर्जन लॉज कहाँ से आए, तो फिर हम लोग सेम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो देश आज़ाद हुआ था तो उससे पहले क्या कंडीशन था। हिंदू प्रिंसली स्टेट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1930 से 1940 के बीच में कि जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, हर एक धर्म का अपना जो पहचान है उसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखना है। और जो क्रिश्चियन जो मिशनरीज आ रहे थे हमारे देश में तो उनसे यहाँ पे प्रिजर्व करके रखना है। ऐसा ना हो कि जो रिलीजियस की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाए। जैसे आप देखो रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट आया 1936 का, पटना फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट आया 1942 का, उदयपुर स्टेट एंटी कन्वर्जन एक्ट आया। तो हमारे देश में जब आज़ादी हुई थी हमारी देश तो उससे पहले ही यहाँ पे कानून आ गया था। नेक्स्ट है कि फेल्ड अटेम्प्ट देखते हैं नेशनल लेवल पे कि नेशनल लेवल पे ये कानून क्यों नहीं आया। 1954 में इंडियन कन्वर्जन बिल इंट्रोड्यूस हुआ था बट कोई कारणवश ये पास नहीं हुआ होगा। साथ ही 1960 में बैकवर्ड कम्युनिटी रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल ये इंट्रोड्यूस किया गया था। 1979 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल है एंड हाउ एवर दे फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ पार्लियामेंट्री सपोर्ट। कहीं ना कहीं आप देखो कि ये बिल ही रहा, ये कानून नहीं बन पाया क्योंकि कहीं ना कहीं से इसका पार्लियामेंट्री सपोर्ट नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो है इसको कोशिश नहीं किया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कई बार कोशिश किया गया कि नेशनल लेवल पे एक कानून तो होना चाहिए एंटी कन्वर्जन लॉ को लेकर। करंट स्टैंड क्या है, 2015 में लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा ये कहा गया कि प्योरली एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि ये जो मैटर है कन्वर्जन को लेकर ये स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। आप हमारे संविधान में देखोगे तो 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है जिसमें कि स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट से रिलेटेड जितने भी कानून है वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है। फिर उसके बाद सेंट्रल लिस्ट है। सेंट्रल स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड जो कानून है वो पार्लियामेंट बनाती है। देन यहाँ पे आपका कंकरेंट है। कंकरेंट में जितनी भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो कानून है वो तो या तो वो स्टेट लेजिस्लेचर बना सकते हैं या फिर यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है। सो दीज आर द 3 यहाँ पे आपका जो है लिस्ट में ये डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग कन्वर्जन की बात करें, रिलीजियस फ्रीडम की बात करें तो इट टोटली कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। तो पावर किसको है, उस राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो यहाँ पे कानून बना सकते हैं। तो यही बातें कही गई लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा। और इस तरीके का कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे बनाया जाएगा तो वो उस अकॉर्डिंग्स नहीं होगा, यानी कि तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो इसलिए ये पूरी प्योरली यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट कहा गया है। इसका मतलब है कि एंटी कन्वर्जन लॉ जो है ये कम्प्लीटली किसके अंदर में है, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि आज के डेट में यही बातें की गई है, इसलिए हमारे नेशनल लेवल पे एक एंटी कन्वर्जन कानून नहीं आता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कोर्ट वर्डिक्ट रहा है बहुत सारी जगह पे इस तरीके का एंटी कन्वर्जन लॉज को लेकर। सबसे पहले यहाँ पे स्टेनलेस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स है 1977 का केस है। इसमें कोर्ट के द्वारा अपील किया गया कि अर्लीस्ट जो एंटी कन्वर्जन स्टेटस था मध्य प्रदेश और उड़ीसा में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, यानी कि संवैधानिक तरीके से ये जो कानून रहा है मध्य प्रदेश और उड़ीसा में उसकी जो एंटी कन्वर्जन स्टेटस है उसकी क्या यहाँ पे वो संविधान के अकॉर्डिंग कितना है। तो फ्रीडम है टू प्रोपेगेट वन रिलीजन, अपने धर्म को यहाँ पे प्रोपेगेट करने के लिए, आपको स्प्रेड करने के लिए पूरी फ्रीडम है, जैसा कि हमारे आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 में कहा गया है। तो यहाँ पे आप देखो कि पूरी तरीके से फ्रीडम है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप प्रचार प्रसार करते हुए किसी और लोगों को इन्फ्लुएंस करें और उनको फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए कहें। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट बस इतना ही दिया गया कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये नहीं कि आप अपने धर्म को किसी और को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइन, ये चीज़ें कही गई। उसके बाद अगर हम लोग सरला मुडगल केस 1995 का देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि कन्वर्जन टू इस्लाम, ये जो इस्लाम में कन्वर्ट करने की बात की जाती है ये वैलिड नहीं है अगर सिर्फ यहाँ पे आपका प्रैक्टिस को पॉलीगमी को प्रैक्टिस करने के लिए ये किया जा रहा है। जैसे कई बार आप देखते हो कि यहाँ पे जो इस्लाम है उसमें आपका पॉलीगमी वैलिड है, ठीक है, एक शादी नहीं, एक से ज़्यादा शादी यहाँ पे वैलिड होती है।
तो यहाँ पे पॉलीगैमी प्रैक्टिस करने के लिए क्या होगा कि सामने वालों को भी मुस्लिम में कन्वर्ट करना होगा, तो ये भी बात हो सकती है। तो ये चीज़ों को यहाँ पे कहा गया है कि ये वैलिड नहीं होगा अगर सिर्फ इसलिए कन्वर्जन किया जा रहा है कि वो जो है एक इंसान जो आपका इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो वो अगर पॉलीगैमी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तब ये आपका जो है इस तरीके से कन्वर्जन जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट केस है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कोर्ट के द्वारा ये हाईलाइट किया गया कि जो इंस्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है इसकी ज़रूरत है। जैसे आप देखते हो कि इंटरकास्ट हो गया, इंटरफेथ मैरिज हो गया, इस केसेस में आप देखते हो बहुत सारे वायलेंसेस होते हैं, थ्रेट होता है। तो इसमें जो भी आपका स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है इसकी ज़रूरत है कि लोग अगर इसके अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं या फिर दो लोग अगर इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं, उनको अगर रोका जा रहा है तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट रखा गया। और ये केसेस कौन सा था? लता सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। एम चंद्र वर्सेस यहाँ पे एम थंगामुथु एंड अदर्स 2010 का ये आपका केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि लेट डाउन द टेस्ट टू प्रूव कन्वर्जन। इट मीन्स कि पहली बार जो है अगर यहाँ पे कन्वर्जन है तो ठीक है। सेकंड थिंग है कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए उस कम्युनिटी का। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि जो लोग को यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, तो जो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट किया जा रहा है तो एक्चुअली जो फर्स्ट जो पर्सन है उनको यहाँ पे एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ उस कम्युनिटी में वो खुद को जो है कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये बातें कही गई है एम चंद्र वर्सेज एम थंगामुथु एंड अदर्स। ओके, सो दीज आर द केस लॉ। केस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग पॉलिटी के आंसर लिख रहे हो तो फिर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाइए। फाइन, तो ये बातें रही हमारी एंटी कन्वर्जन लॉज की, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी बनने की चांसेस है। नेक्स्ट आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। अगेन ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अब बात ये है कि तुलु स्पीकर्स जो है उनकी डिमांड है कि इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे, वो भी हमारे 8th शेड्यूल में। अभी मैं 7th शेड्यूल की बात की, अब ये 8th शेड्यूल की हम लोग बात करेंगे। तो तुलु एक द्राविडियन स्पोकन लैंग्वेज है, जो कि ये मेनली 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी ऑफ कर्नाटक, और साथ ही कासरगोड ऑफ केरल। तो केरल और कर्नाटक में ये जो लैंग्वेज है तुलु लैंग्वेज, इसके बोलने वाले लोग हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में अब हम लोग बेसिकली पॉइंट्स देख लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो पार्ट यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के लेके, और आर्टिकल जो यहाँ पे डिफाइंड है वो 343 से लेकर 351 तक है। तो ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अगर हम लोग 8 शेड्यूल के तहत देखें तो यहाँ पे आर्टिकल 344 सब क्लॉज 1 है, आर्टिकल 351 यहाँ पे पार्ट 17 है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। लैंग्वेज जो यहाँ पे ऐड किया जाता है, जैसे अभी तुलु लैंग्वेज को भी अगर हमारे संविधान में ऐड करना है तो ऐसे ही ऐड नहीं हो सकता, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा अंडर आर्टिकल 368। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि डिफरेंट स्टेट का जो है अपना अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ऐसा हमारे संविधान के थ्रू नहीं कहा गया है। आज के डेट में ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है लैंग्वेज के लिए कि 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज को यहाँ पे इंक्लूड करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है ये भी नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में आर्टिकल एक 345 है, जिसके तहत ये कहा गया कि जो स्टेट का लेजिस्लेचर है यहाँ पे लॉ अडॉप्ट कर सकते हैं एक या फिर इससे ज़्यादा लैंग्वेजेस के, जो कि उस स्टेट में ये यूज़ हो रहा है, और हिंदी एज ए लैंग्वेज रहेगा, और लैंग्वेज को जो भी यूज़ करते हैं सबके लिए तो उसको ऑफिशियल पर्पज़ के लिए भी रख सकते हैं। इट मीन्स कि 343 में तो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी है इसके बारे में बात किया जा रहा है, बट 345 में एक और क्लॉज ऐड कर दिया गया। जैसे आप देखते हो कि हर एक राज्य का अपना एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। जैसे टुलु लैंग्वेज आपको यहाँ पे कन्नड़ में देखने को मिलेगा, सॉरी यहाँ पे कर्नाटक में और केरल में है। वहीं अगर आप नॉर्थ इंडिया में आ जाओगे तो अलग अलग तरीके का आपका जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में आप देख सकते हो कि मराठी है, बिहार में भोजपुरी है, उड़ीसा में उड़ीसी है, तो इस तरीके का जो है उड़िया है, सॉरी उड़ीसी नहीं, और बंगाल में आप देखो वेस्ट बंगाल में बंगाली है। तो ये लैंग्वेज जो है ना हर एक राज्य का अपना अलग होता है। तो ऐसा कहा जा रहा है 345 के तहत कि अगर यहाँ पे स्टेट के जो लेजिस्लेचर है उनको लगता है कि हाँ ठीक है एक से ज़्यादा लैंग्वेज यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए जो कि उसी राज्य में पर्टिकुलर राज्य में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को अगर हम लोग 8 शेड्यूल में ऐड करते हैं तो उसका क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस होता है, क्या महत्व होता है। तो एक चीज़ समझिए, जैसे टुलु स्पोकर्स जो है जितने, वो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि उनकी लैंग्वेज को यहाँ पे 8 शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए। जस्ट बिकॉज इसलिए बोल रहे हैं ना कि सबसे पहली बात है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जैसा पूरे नेशन में रिकॉग्नाइज हो सके। कितने लोग हैं यहाँ पे जो कि अभी मैं जब टुलु लैंग्वेज बोली तो इससे पहले आपने कभी सुना होगा। साउथ इंडिया अगर गए हो या फिर वहाँ पे आप रह रहे हो तो फिर आपको पता होगा। जितने नॉर्थ इंडियन के लोग हैं ना, मुझे लगता है हार्डली किसी को ये टुलु लैंग्वेज के बारे में पता होगा। तो सेम थिंग हैपन कि अगर इसको हम लोग 8 शेड्यूल में डाल देते तो पूरे नेशन वाइड हमें रिकॉग्निशन मिल जाएगा, हर कोई जानेगा कि हाँ, क्योंकि आप 8 शेड्यूल में आप देखो कि टोटल आज की डेट में यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये 22 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं ये आप देख सकते हो। असामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिल,
तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ओके, तो आप लोग के एरिया का अगर कोई लैंग्वेज है तो उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे महत्व यही है कि रिकॉग्निशन मिल जाती है, सब पहचानने लगते हैं। देन साहित्य अकादमी है जो कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करती है कि अच्छी ऐसी भी कोई भाषा है जो कि बोली जाती है, और अगर इस भाषा में बुक भी पब्लिश होती है तो उनको भी यहाँ पे देखा जाता है। साथ ही MP और MLA भी जो है उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि अपने लैंग्वेज में वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में वो बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो कि बस यही चीज़ है कि ऑफिशियल लैंग्वेज में ही काम होता है, बात होता है। साथ ही साथ जो डिफरेंट जो यहाँ पे लैंग्वेज के लोग होते हैं उनको भी ये मौका दिया जाता है कि अगर वो 8 शेड्यूल में है तो उतने ही 22 लैंग्वेज में वो बात कर सकते हैं। तो ये भी है कि टुलू को ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पे कर्नाटक और जो केरल के यहाँ पे रहने वाले लोग हैं जो कि टुलू लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में भी बात कर सकते हैं। कैंडिडेट जो है वो राइट लिख सकते हैं ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि अपना एक आप लैंग्वेज भी चूज़ करते हो, तो उसमें अगर आप लोग अपने किसी स्टेट का लैंग्वेज भी यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग उस लैंग्वेज में अगर कंफर्टेबल हो तो जैसे कि लिख सकते हो। तो ऑल इंडिया जैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है तो वो शेड्यूल लैंग्वेज में यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स, यानी कि 4 बेनिफिट्स तो याद रखना है कि किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्निशन मिल जाएगी ऑन नेशनल प्लेटफॉर्म। देन यहाँ पे साहित्य अकेडमी विल रिकॉग्नाइज दिस लैंग्वेज, और बुक्स भी अगर यहाँ पे पब्लिश है तो उसको भी यहाँ पे हिंदी इंडियन लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट की जाती है। देन थर्ड वन इज के MPs एंड MLAs कैन ऑल्सो यूज दिस लैंग्वेज इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। एंड फोर्थ वन इज के कैंडिडेट कुड राइट यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज एग्जाम। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है कॉपरेटिव्स। सो रिसेंटली सेपरेट जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है इसको क्रिएट करने की बात की गई और ये क्रिएट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सो ये भी एक अच्छा मूव्स है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेट जो है वो यहाँ पे इंक्लूड हो गया। अब कॉपरेटिव्स के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है। इट मीन्स कि जो भी इंडिविजुअल है, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी फील्ड में यहाँ पे कॉपरेट करना चाहते हैं, तो अगर कॉमन नीड्स है, जितने भी लोग हैं, मान लीजिए 10 लोग हैं, और इसमें अगर आपको लगता है कि इन 10 लोग की जो यहाँ पे ज़रूरत है वो सेम ज़रूरत आपकी है, तो आप इस कॉपरेटिव के साथ जुड़ सकते हो, हाथ बटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, कॉपरेटिव सोसाइटी होती है। कॉपरेटिव का मतलब ये है कि एक दूसरे को कॉपरेट करो, मिलजुल के चलो। तो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती है जिसमें कुछ लोग होते हैं जिनका यहाँ पे कॉमन नीड्स है तो वो काम करते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ भी है। एग्रीकल्चर के लिए जो आप देखते हो लोन वगैरह किसानों को लेना होता है, क्रेडिट वगैरह देना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे कॉपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई है। साथ ही कॉपरेटिव बैंक भी है, यानी कि लोगों को यहाँ पे कॉपरेट करने के लिए एक बैंक की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है जिसे हम लोग कॉपरेटिव बैंक कहते हैं। सो दीज ऑल कम्स अंडर द कॉपरेटिव्स। अब कॉपरेटिव क्या हमारे संविधान में हमारे देश में स्टार्टिंग से था, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, या फिर जब से हम लोग अपने संविधान को अडॉप्ट किए? तो देखिए ऐसा नहीं है। बाद में चल के हमें यहाँ पे एक आइडिया निकल कर आया कि नहीं, ऐसा भी एक प्रोविज़न हमारे संविधान में या फिर हमारे देश में होना चाहिए, बैंकों के बेसिस पे भी होना चाहिए, जिसमें कि हम लोग एक दूसरे का सहायता कर सके, या फिर कॉमन नीड्स है तो उसको हम लोग अचीव कर सके। तो इसी को देखते हुए बहुत देर बाद 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 में किया गया, इसके तहत आप देखो बहुत सारे प्रोविज़न हमारे संविधान में ऐड हुए, क्योंकि सबको लगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ होना चाहिए कॉपरेटिव सोसाइटीज़ जैसा, जिसमें कि लोग एक दूसरे का हेल्प कर सके। यहाँ पे सबसे पहले तो नई आर्टिकल के तहत इसको इंक्लूड किया गया, जो कि आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज C है, जिसमें कि ये कहा गया कि कॉपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाना ये एक फंडामेंटल राइट है। अब जब ये फंडामेंटल राइट आ गया पार्ट 3 में, इट मीन्स कि यहाँ पे आपको बातें देखने को मिलेगी कि या इट इज़ ट्रू, और लोग जो है इसका इस्तेमाल भी करते हैं, यानी कि इसके बेसिस पे जो उनका फंडामेंटल राइट है उस पर तो जीते ही है। साथ ही DPSP की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके तहत भी अमेंडमेंट किया गया, जो कि आर्टिकल 43B है और ये आपका पार्ट 4 में है। फंडामेंटल राइट आपका पार्ट 3 में है, DPSP आपका पार्ट 4 में है। इसी के तहत रखा गया कि जो स्टेट है वो यहाँ पे वॉलेंट्री फॉर्मेशन को प्रमोट कर सकते हैं, ऑटोनोमस फंक्शन देख सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रोल वगैरह है वो यहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट 9B की बात करें तो इसको इंसर्ट किया गया था, तो ये आपका क्या था कि एक नया पार्ट यहाँ पे निकल कर आया, वो भी B है। आपको बताना है कि पार्ट 9A में क्या है, ओके, और पार्ट 9 जो है वो कब लाया गया, क्यों लाया गया, और इसके थ्रू आपको ये बताना है कि पार्ट 11 और पार्ट 12 में क्या है। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 11 और पार्ट 12 में आपको बतानी है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इनकॉर्पोरेशन की बात की जा रही है इन टर्म्स ऑफ मेंबर जो कि बोर्ड के हैं, और ऑफिस बियरर भी है, इफेक्टिव मैनेजमेंट भी कहा जा रहा है कॉपरेटिव सोसाइटीज़ का। पार्ट 9B में जो है आप देखो आर्टिकल भी एक्सटेंड किए गए। पहले आर्टिकल 243ZS था, अब यहाँ पे आपका आर्टिकल 243ZT तक ये जो है आपका एक्सटेंड किया गया है। फाइन, अब यहाँ पे इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो सर यहाँ पे फ्रेडरिक निकोलसन है, जिनको यहाँ पे फादर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट कहा गया। इट मीन्स कि आइडिया इन्हीं का था कि यहाँ से हमारा जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का यहाँ पे स्टार्ट हुआ। सर फ्रेडरिक निकोलसन की बात करें तो वो बेसिकली यहाँ पे स्टडी किए थे, इट मीन्स कि जो मद्रास यहाँ पे फेमाइन आया था, तो उसके बाद वो समझे थे कि फार्मर्स की यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है।
उसके थ्रू वो यहाँ पे कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सोसाइटीज़ है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए आ गया है। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स भी हमारे देश में खोला गया जो कि ऐसे लोगों की सहायता करते हैं जो कि यहाँ पे बैंक लोन वगैरह लेते। और आपको पता है कि हमारे देश के किसानों की हालत भी बहुत खास्ता है, तो उसके ऊपर ध्यान देने के लिए इस तरीके का काम किया गया। फाइन। अब यहाँ पे डिड यू नो है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने तरीके के कोऑपरेटिव है जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको भी कंज्यूमर का राइट दिया गया है। साथ ही जितने भी कंज्यूमर है वो यहाँ पे मिलके काम करते हैं। प्रोड्यूसर का यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव यहाँ पे आप देखो कि क्रेडिट सोसाइटी है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, हाउसिंग है और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ है। तो हर एक क्षेत्र का एक अलग सा सोसाइटीज़ है जो कि इस तरीके से काम करते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोगों को यहाँ पे कॉमन नीड्स है वो आके जुड़ते हैं और फिर यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड किया जाता है। डिड यू नो में कहा जा रहा है कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो पहली बार 1844 में ब्रिटेन में स्टार्ट किया गया था। पहली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो यहाँ पे रॉबर्ट ओवन के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया था। तो ये दो यहाँ पे फैक्ट्स है जिसको आपको रट लेने हैं। अब गवर्नर की बात करें तो ये इनका कहना है कि 7th शेड्यूल में अगेन जो स्टेट लिस्ट है उसके तहत आपका कोऑपरेटिव्स आता है। फाइन। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कोऑपरेटिव को अगर फंडामेंटल राइट बनाना था तो उसके लिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2011 में। थर्ड यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप गवर्नेंस देखो, मैं गवर्नर कह दी थी शायद, तो गवर्नेंस कैसे कैसे काम होता है यहाँ पे। फिर प्रमोशन हुआ कोऑपरेटिव्स का, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स भी कहा गया कि स्टेट का होगा जो कि यहाँ पे DPSP में अंडर आर्टिकल 43B में इसको मेंशन किया गया है। फिर इसके साथ आप देखते हो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव यहाँ पे सोसाइटीज़ है कि अगर एक देश एक स्टेट के लोग जो हैं और दूसरे स्टेट के लोग का भी यहाँ पे कॉमन विजन है तो वो यहाँ पे आकर एक साथ काम कर सकते हैं, जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत होगा, जिसमें कि सोसाइटीज़ को रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उनका जो काम है इट मीन्स कि किस फील्ड में वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो हमारा सेम है। ठीक है, एक दूसरे के साथ अगर सेम होगा तो वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इंक्लूड होंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिसेंटली कौन कौन सी न्यूज़ है, तो रिसेंटली यहाँ पे आप देखो इससे रिलेटेड न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि 97 जो अमेंडमेंट एक्ट है और पार्ट 9B है वो एक पार्ट है हमारा संविधान का। 97th अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था बिना किसी स्टेट के रेटिफिकेशन से, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत था। ठीक है, जो कोर्ट है उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया कि पार्ट 9B जो हमारे संविधान का है ये सिर्फ यहाँ पे इंसोफार ऑपरेटिव है, और जैसे कि यहाँ पे मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कंसर्न में है वो भी यहाँ पे बहुत सारे स्टेट या फिर विद इन स्टेट फिर यूनियन टेरिटरीज़, तो मे बी ये जो आपका यहाँ पे कहा जा रहा है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, तो ये आइडिया ज़्यादा डेवलप करेगा, ज़्यादा यहाँ पे आपका आगे निकल कर आएगा एज़ कम्पेरिजन टू जो कि सिंगल यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द कोऑपरेटिव्स। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं ओवरसीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे होम मिनिस्टर को की जो नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज करने के लिए, जिसमें कि प्रोफेशनल OCI की यहाँ पे ज़रूरत देखने को मिला, जैसे कि आपका जर्नलिस्ट है, रिसर्चर्स है जो कि अपनी एक्टिविटीज़ को नोटिफाई करेंगे कि वो इंडिया में कर क्या रहे हैं। अब देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन के साथ इशू क्या है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया की जो डोमिसाइल्ड OCI है उनको यहाँ पे इक्वेट किया जाएगा फॉरेनर के साथ, जो कि फॉरेनर है अगर हमारे देश में आकर वो सेटल होना चाहते, कुछ काम करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे ये प्रोसेस किया जा रहा है। एक्स्ट्रा जो ऑर्बिटेंटली हाई फीस होगा यहाँ पे नॉन रेसिडेंट इंडिया के लिए, जो NRI वगैरह है उनसे ज़्यादा पैसा वसूला जाएगा। साथ ही इंडिया की जो डोमिसाइल यहाँ पे OCI स्टूडेंट है उनको भी डिप्राइव किया गया कि यहाँ पे डोमिसाइल स्टेटस नहीं देना है, ना ही इंडिया में देना है, ना ही यहाँ पे जहाँ के वो सिटीजनशिप है उस देश के देना है। तो ये भी एक अलग ही प्रॉब्लम है। अब देखते हैं कि कंपैरिजन का क्या एलिमेंट है, यानी कि NRI कौन होते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कौन होते हैं। NRI तो आप समझ रहे हो कि कोई इंडिया के ही रहने वाले सिटीजन होते हैं, जो कि यहाँ पे आप देखो कि ऑर्डिनरी तरीके से वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, और इंडिया से बाहर रह रहे किस बेसिस पे, तो उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, उस बेसिस पे वो इंडिया में नहीं रह रहे, बाहर रह रहे, तब उनको हम लोग यहाँ पे NRI कहेंगे। बट OCI क्या है, ओवरसीज़ कार्ड यहाँ पे कार्ड होल्डर है। तो एक पर्सन है जो कि OCI कार्ड होल्डर है, वो भी 7th सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। तो OCI जो है वो इंडियन ओरिजिन है, बट यहाँ पे फॉरेन पासपोर्ट को भी मिलता है। साथ ही अब ये बात देखिए कि व्हाट बेनिफिट वन इज़ इंटाइटल टू, यानी कि एक को क्या यहाँ पे बेनिफिट मिलता है अगर वो NRI है। तो सारे बेनिफिट देखिए, एक NRI जो है वो हक से आके वापस अपने देश में रह सकते हैं, क्योंकि NRI जो है वो इंडियन सिटीजन होते हैं लेकिन किसी ड्यूटी में किसी काम से वो बाहर रहते हैं, तो उनको पूरा बेनिफिट मिलता है जो कि इंडियन सिटीजन्स को मिलता है। ठीक है, साथ ही OCI कार्ड होल्डर के लिए क्या है कि लाइफ लॉन्ग वीज़ा उनको मिल जाता है, यानी कि वो इंडिया आ सकते हैं किसी भी पर्पस, और मल्टीपल एंट्री उनको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, साथ ही एग्जाम्पशन है कि उनको यहाँ पे अगर जैसे कितने दिन इंडिया में रहना है, 7 डेज़ रहना है या फिर 7 मंथ्स रहना है, तो इस चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करानी होती है।
अब यहाँ पे एनआरआई के साथ अगर पैरिटी में देखें तो फिनेंशियल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल फील्ड में एक्सेप्ट जो है वो एग्रीकल्चर लैंड को या फार्म हाउस या फिर प्लांटेशन प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकते। तो ओसीआई के पास क्या है ना कि वो यहाँ पे फिनेंशियली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनल फील्ड में बिल्कुल सेम है एज अगर हम लोग यहाँ पे एनआरआई को कंपेयर करें तो। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि ओसीआई कार्ड होल्डर जो है हमारे देश में आकर लैंड प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्वायर कर ले, और कैसा लैंड प्रॉपर्टी, जो खेती वगैरह है उसको एक्वायर कर ले, कोई फार्म हाउस खरीद ले, या फिर जहाँ पे प्लांटेशन वगैरह होता है तो उसको यहाँ पे हड़प ले, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उनको अलाउ किया गया है कि वो एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं, यानी कि जो भी इंसान अगर इंडिया में रहते हैं तो उनसे वो यहाँ पे खरीदवा सकते हैं या फिर उनको यहाँ पे दे सकते हैं। इंटर कंट्री एडॉप्शन है इंडियन चिल्ड्रन का, इट मीन्स कि जो ओसीआई है तो उनको ये पूरी तरीके से छूट दी जाती है कि हाँ, आप लोग अगर दूसरे देश के, इंडिया के भी अगर बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे प्रोफेशन जो डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट्स है उसको भी परस्यू कर सकते हैं अगर वो बाहर के हैं और इंडिया में आकर वो डॉक्टर, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, फार्मासिस्ट की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये एलिजिबल है। साथ ही पैरिटी विद द इंडियन अगर हम लोग नेशनल के साथ देखें तो एयर फेयर टैरिफ जो है डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए हो गया या फिर एंट्री फ़ी हो गया नेशनल पार्क्स, म्यूजियम वगैरह में, तो ये सब सेम है, ठीक है। जितने इंडियन नेशनल है वैसे ही ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए। तो ये तो बड़ी बात हो गई, ये आपको पता भी होना चाहिए। अब ये समझते कि कैसे जो है किसी को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। एनआरआई की बात करें तो एनआरआई जो है वो ऑलरेडी इंडियन सिटीजन ही होते हैं, लेकिन ओसीआई के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इसमें ये कहा गया था कि एक इंसान को रजिस्टर करना होगा एज एन ओसीआई, वो भी 5 सालों के लिए, और जो ऑर्डिनरी तरीके से इंडिया में रह रहे हैं 12 मंथ के लिए, यानी कि जब वो एप्लीकेशन दिए है रजिस्ट्रेशन का उससे पहले अगर 12 मंथ से रह रहे हैं तो वो यहाँ पे सिटीजनशिप लेने के लिए एलिजिबल है। इट मीन्स कि 2 कंडीशन है, एक तो है कि ओसीआई के लिए आपको रजिस्टर करना होगा 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। दूसरी है कि अगर आप लोग जो है इंडिया में आके रह रहे हो 12 महीने से, और जब रजिस्ट्रेशन करानी है, जो एप्लीकेशन भरे उससे अगर 12 महीने पहले से रह रहे हो तो फिर एलिजिबल है कि आपको यहाँ पे सिटीजनशिप मिलेगा। डू यू रिमेंबर, याद करने के लिए कहा जा रहा है कि जो पार्ट 2 है हमारे संविधान का, उसमें हमारी आर्टिकल 5 to 11 है जो कि यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट से डील करता है। देन सिटीजनशिप एक्ट 1955 का था, जिसमें ये कहा गया कि इंडियन सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि बर्थ से लेकर अगर आप जन्म इंडिया में लिए हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप का अधिकार है। डिसेंट है, आपके पूर्वज अगर इंडियन है तो आपको भी इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के थ्रू करा सकते हैं और नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो है आप करा सकते हैं, अपना इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो। इसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे 3 तरीका है कि कैसे इंडियन सिटीजनशिप लॉस करना है। रेनंशिएशन है कि खुद ही छोड़ दो, टर्मिनेशन है कि आप यहाँ पे जो है खुद ही ख़त्म हो जाएगा, साथ ही डिप्रिवेशन है अगर आपने इस तरीके का काम किया कि यहाँ पे आपका जो है जो सिटीजनशिप है उसको छुड़वाना हो तो ये भी किया जा सकता है। सिटीजनशिप एक सेंट्रल सब्जेक्ट है। अब ये अगेन आ गया 7th शेड्यूल में कि अभी तक स्टेट सब्जेक्ट हम लोग बात कर रहे थे, बट नाउ यहाँ पे सिटीजनशिप है जो कि सेंट्रल सब्जेक्ट है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो यहाँ पे पावर जो है वो स्टेट को देते रहती है, वो भी कैसे, तो गजटेड नोटिफिकेशन के थ्रू, जो कि अंडर 16 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है। रिसेंटली अगर देखें तो 13 डिस्ट्रिक्ट है 5 स्टेट का, जिनमें कि ये सिटीजनशिप को पावर दिया गया है कि वो यहाँ पे सर्टेन एप्लीकेशंस जो है एप्लीकेंट्स को यहाँ पे ग्रांट कर सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है। तो राजस्थान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अगर कोई लोग आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे सिटीजनशिप ग्रांट किया जा सकता है। तो ये भी आपका जो है सिटीजनशिप के तहत ही यहाँ पे पॉइंट्स है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि न्यूज़ में थे, छोटे छोटे आर्टिकल थे, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करें तो ये चीज़ें है कि 75 ईयर्स कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फर्स्ट टाइम जहाँ पे मीट हुई थी वो न्यू दिल्ली में है, और 9 दिसंबर 1946 में। ना जाने कितने क्वेश्चन पेपर में मैं ये सवाल देखी हूँ कि ये क्वेश्चन है कि पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ बैठक हुई थी और किस दिन बैठक हुई थी। तो 9 दिसंबर है 1946 है, और ये आपका सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस में इसकी बैठक हुई थी। कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में बनाया गया, जिसमें 3 लोग थे। एक तो है यहाँ पे फेडरिक लॉरेंस है, सन स्टैफोर्ड जो क्रिप्स है, और अलेक्जेंडर है। इनके द्वारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया। ये जो असेंबली था, ये सेक्शन 8 जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947, इसके तहत इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे देश में था। अब देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कैसे आते थे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती थी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसी के मेंबर इसमें आते थे। यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता था। कुछ स्कीम यहाँ पे कैबिनेट मिशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था, तो उसी चीज़ को फॉलो की जाती है। और इसी के साथ अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पे 292 मेंबर थे जो कि इलेक्ट होकर आए थे, यानी कि प्रोविंशियल, जैसे आज के डेट में हम लोग स्टेट कहते हैं, तो यहाँ पे आज़ादी से पहले 500 से भी ज़्यादा प्रोविंस थे। तो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके थ्रू यहाँ पे इलेक्ट होंगे। 93 मेंबर्स जो है वो इंडियन प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं।
4 मेंबर्स जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लोग देखें पार्टीशन का जो रिजल्ट हुआ था माउंटबेटन प्लान में, वो भी 3 जून 1947 में, तो एक अलग सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पाकिस्तान के लिए भी सेटअप किया गया और कुछ जो प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको यहाँ पे फोर्स कहा गया कि आप असेंबली के मेंबर मत रहो। इसी के दौरान क्या हुआ कि असेंबली के जो मेंबरशिप है वो रिड्यूस हो गया 299 में। फाइन। फर्स्ट सिटिंग जो असेंबली का था वो यहाँ पे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा इसको प्रिसाइड किया गया था और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें 2 साल 11 मंथ और 17 डेज़ लगा कि यहाँ पे संविधान का जो है वो ड्राफ्ट हो सका हमारे यहाँ पे वो भी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। ओके, इसके अलावा आप देखो कि याद रखने की 2 साल लगे, 11 मंथ्स और 7 डेज़ लगे फॉर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे देखिए 75 ईयर्स से कंप्लीट हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जितनी भी यहाँ पे सेशन रही है तो उसको आप लोग ध्यान देखो कि हर एक बार जो मीटिंग होती थी उसमें क्या बातें की जाती थी, क्योंकि क्वेश्चन तो इससे बनने ही बनने इस बार। अब देखते हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए प्रमोशन में। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे सेंटर को डायरेक्ट किया गया कि आप कुछ इंस्ट्रक्शन निकालिए जो जिससे कि हम लोग यहाँ पे PWDs को यहाँ पे प्रमोशन दे सके रिजर्वेशन में। सुप्रीम कोर्ट का ये भी इंस्ट्रक्शन था जो कि यहाँ पे सेक्शन 34 जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है 2016 का, तो इसी के तहत यहाँ पे सेक्शन 34 है जिसमें ये प्रिस्क्राइब किया गया कि 4% से कम नहीं देना है। ठीक है, 4% से कम जो पर्सन विद डिसेबिलिटी मार्क है उससे कम यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं करना है। अगर हम लोग यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो एक्ट है 2016 इसके तहत देखें तो जो पर्सन है यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है, यानी कि एक अपर लिमिट रखा गया है, अगर उस हिसाब से वो डिसेबल है तो इस पर्सन को यहाँ पे जो है आपका 4% से कम पे जो है नहीं यहाँ पे स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज़ कहा जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं 40% है। इट मीन्स कि एक पर्सन है अगर उनकी यहाँ पे आप देखो कि डिसेबिलिटी जो है वो अगर 40% से कम है तो उनको यहाँ पे जो है आपका जो इतना भी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज़ अगर उससे 40% तक कम है तो उनको यहाँ पे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के कैटेगरी में रखा जाएगा। अब टोटल इस कानून के तहत 21 यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ है जिसको कि इस कानून के तहत कवर किया गया, तो उसमें आप लोग को देख लेना है कि हाँ ये भी कवर किया गया कि नहीं। अब इसी से रिलेटेड आपका जो है लैंडमार्क जजमेंट है, एक है यहाँ पे सिद्धराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक जो कि 2020 की ही जजमेंट है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंफर्म किया गया है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है इनका राइट है रिजर्वेशन लेना, वो भी प्रमोशन में एज वेल। रिक्रूटमेंट में तो रिजर्वेशन आपका है ही, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन के अगेंस्ट में आप देखो इंदिरा साहनी का केस था, बट दिस इज़ अगेन उनके फेवर में ही है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि फेवर में है कि प्रमोशन तो मिलना ही चाहिए, वो भी इस तरीके के लोगों का। हाउएवर ये अभी तक सेंटर के द्वारा इंप्लीमेंट नहीं किया गया, बट देखते हैं कि हर एक राज्य में क्या क्या यहाँ पे सीन है। नेशनल फेडरेशन अगर हम लोग ब्लिंट केस का देखें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगेन कहा गया कि जो रिजर्वेशन का कंपटीशन है पर्सन विद डिसेबिलिटी का, उसको भी यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे करना चाहिए। राजीव कुमार गुप्ता केस है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को डायरेक्ट किया गया कि रिजर्वेशन को थोड़ा और बढ़ाइए, वो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी लेना है सारे आइडेंटिफाइड पोस्ट को लेकर जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में। तो ये बातें भी यहाँ पे कहा गया है राजीव कुमार केस के तहत में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रमोशन इन रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ठीक है, फिर आते हैं गवर्नमेंट एड। यहाँ पे गवर्नमेंट एड देखो तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि इंस्टीट्यूशन का राइट है कि वो सरकार की जो भी मदद है उसको अवेल करें, वो भी अंडर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 जो कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट नहीं है। इट मीन्स कि इंस्टीट्यूशन का जो राइट है वो गवर्नमेंट एड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सरकार के द्वारा भी काफ़ी मदद की जाती है, तो उस तरीके से आप देखो कि ये आपका जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 है क्या, इसमें स्टेट को ये पावर दिया गया है कि यहाँ पे आपका जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर कुछ ग्राउंड में लेकर। ठीक है, कुछ ग्राउंड के बेसिस पे, जैसे कि आपका रिलीजन और जो लैंग्वेज है उसके बेस पे है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट नहीं है और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करना चाहिए। फाइन। साथ ही 30th अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का देखें तो रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी इसमें लगा हुआ है। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि आप देखो कि कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा जो माइनॉरिटी का और नॉन माइनॉरिटी का यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, साथ ही अगर देखो कोई भी इंस्टीट्यूशन है अगर वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, यानी कि कोई भी अगर मदद यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और कुछ इंस्टीट्यूशन है जो कि वो मदद नहीं लेना चाहते, तो ये भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं सिडिशन। सिडिशन हमारे इंडियन पीनल कोड में आपको सेक्शन 124A देखने को मिलेगा। न जाने मैं कितना बार इसको डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट 1-2 ईयर से, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है।
देखिए सिडिशन क्या होता है कि यहाँ पे आप जो है सरकार की निंदा कर रहे हो, ठीक है। ऑफेंस है जो कि किसी भी इंसान के द्वारा कमिट किया जा रहा है, अगर वो हेट्रेड फैला रहे हैं, कंटेम्प्ट फैला रहे हैं और अटेम्प्ट ले रहे हैं कि यहाँ पे डिसअफेक्शन लाए, यानी कि जो सरकार है यहाँ पे अभी सत्ता पे, उनके लिए जो है यहाँ पे हेट्रेड वगैरह का फीलिंग्स जो है जगाए। तो ये कैसे, तो या तो बोल के, या तो कहीं साइन करके, या तो विजिबल रिप्रेजेंटेशन करके, अगर इस तरीके का वो काम कर रहे हैं तो फिर सिडिशन की चार्जेस लग जाती है। ये नॉन बेलेबल है, इसमें बेल जो है वो मिलता नहीं है, कोर्ट से बेल लेना पड़ता है। साथ ही यहाँ पे पनिशमेंट जो है वो यहाँ पे आपका 3 साल तक का पनिशमेंट है। और बहुत सारे वर्डिक्ट है, जैसे रोमेश थप्पड़ केस है, केदारनाथ सिंह केस है, कन्हैया कुमार केस है, तो इसमें सिडिशन की चार्जेस लगती है। तो ये आप देख सकते हो कि इस केस में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है। अब आते हेट स्पीच। देखिए यहाँ पे होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक पैनल बनाया गया कि वो यहाँ पे जो ऑफेंसेस हो रही है स्पीच और एक्सप्रेशन को लेकर, कि लोग जो है कुछ भी बोल दे रहे हैं, उनका अपना खुद का एक्सप्रेशन है उसको भी व्यतीत कर दे रहे, तो इसके रिफॉर्म को लेकर कुछ कानून आना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि हेट स्पीच हम लोग कहेंगे किसको, किसको आप हेट स्पीच मानेंगे। क्या मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और कुछ भी बोल दूँगी तो आप मान जाओगे, इंस्टीड ऑफ डैट कि आप मुझे 10-15 साल से जानो, या फिर यहाँ पे मैं ऐसा कुछ बात करी हूँ जिससे कि मैं यहाँ पे पूरी तरीके से दंगा पड़ाने वाली हूँ, हर लोगों को गुस्सा फैलाने वाली हूँ। तो हेट स्पीच का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होना चाहिए उसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। साथ ही यहाँ पे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उनके द्वारा भी यहाँ पे आपका एक्सप्लेन किया गया है कि हेट स्पीच जो है एक तरीके का लैंग्वेज है जिससे किसी का इंसल्ट हो रहा है, या फिर किसी को थ्रेटन मिल रहा है, या फिर किसी इंडिविजुअल के ऊपर टारगेट है। तो इसको मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है आपका हेट स्पीच है। फाइन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लीगल प्रोविज़न क्या है हमारे कानून में। तो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे रखा गया है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। एक तो सेक्शन है ही आईपीसी का जिसके थ्रू यहाँ पे सिडिशन को पेनलाइज किया जाता है, जो कि 124A है। उसके बाद सेक्शन 153A है, 153B है आईपीसी का, जिसमें कि पनिश किया जाता है अगर इस तरीके का हेट्रेड फैलाया जा रहा है दो ग्रुप्स के बीच में। या सेक्शन 505 है, या फिर इसका सब क्लॉज 1-2 है, जिसमें कि अगर कोई भी स्टेटमेंट को पब्लिक करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, कोई र्यूमर है, गलत नोटिस अगर यहाँ पे फैलाया जा रहा है जिससे कि लोगों में क्रूरता आ रहा है या फिर हेट्रेड आ रहा है, तो वो भी यहाँ पे आपका जो है इसको भी हेट स्पीच के तहत लाया जाएगा। 267 रिपोर्ट है लॉ कमीशन का, जिसमें कि डिफाइन किया गया कि हेट स्पीच यानी कि इंसाइटमेंट, किसी भी हेट नफरत को फैलाने के लिए यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं जिसमें कि आप ऐसी बातें कर दो कि सबको गुस्सा आए, तो उसको यहाँ पे हेट स्पीच कहा गया है। अब बहुत सारे कमेटी के द्वारा इसको लेकर यहाँ पे रिकमेंडेशन भी दी गई है। सबसे पहले विश्वनाथन कमेटी है 2009 का, जिसमें ये कहा गया है कि एक सेक्शन 153C सब क्लॉज बी है और सेक्शन 505A है आईपीसी में, जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ ग्रुप ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, ये सब तरीके के लोग हैं, अगर उनके द्वारा कुछ ऑफेंस कमिट किया जा रहा है तो फिर यहाँ पे उनको सज़ा दी जाएगी। साथ ही बेसरुआ कमेटी है 2014 का, इसमें कि अमेंडमेंट रखा गया है कि अमेंडमेंट करना होगा ये जो आपका यहाँ पे 153C है, और अमेंडमेंट के थ्रू पनिशेबल रखना होगा 5 सालों का, और यानी कि दोनों का, यानी कि सेक्शन 508A है, 509A है, जिसमें कि कोई वर्ड, जेस्चर और एक्ट है जिसके थ्रू ये कहा जा सकता है कि पर्टिकुलर रेस के साथ जो है कहीं ना कहीं भेदभाव हो रही है, उसकी इंसल्ट हो रही है, तो फिर इस बेसिस पे 3 साल का यहाँ पे पनिशेबल होगा, फाइन होगा और दोनों होगा। फाइन। फिर आते हैं सैक्रिलेज। यस, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे सेंटर को लिखा गया कि स्टेट की जो बिल है उसको एसेंट देना है, यानी कि यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट रखा गया है डिस्क्रिप्शंस ऑफ रिलीजियस स्कल्पचर्स ऑफ 4 रिलीजन, यानी कि 4 धर्म है, उनके यहाँ पे धार्मिक चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, धार्मिक चीज़ों का इंसल्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट की मांग की गई है। सैक्रिलेज जिसे कि ब्लास्फेमी भी कहते हैं, यानी कि एक रिलीजियस ऑब्जेक्ट को ट्रीट करना और उसको जो है बिना किसी जगह में रिस्पेक्ट किए बिना, यानी कि वो जहाँ पे भी डिज़र्व नहीं करता वहाँ पे ले जाना उसको। इंडिया आप देखो एक सेकुलर स्टेट है, यानी कि हम लोग सारे रिलीजन को जो है यहाँ पे जो ब्लास्फेमी लॉ है उससे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि एक इंसान की अगर उसकी कानून से रिलेटेड जो भी चीज़ें अगर उसको आप हटा देते हो, अपने से दूर कर देते हो, फैमिली से दूर कर देते हो, तो वाजिब सी बात है कि वैसे लोग सर्वाइव नहीं कर पाते उस एरिया में। तो इसलिए हमारे देश में आप देखो सेकुलर स्टेट कहा जाता है कि हर एक रिलीजन के लोग जो है एक साथ मिलजुल के रहे। साथ ही सेक्शन 295 और 295A की बात करें, 296 है, उसके बाद आप देखो 297, 298 है, जिसमें कि यहाँ पे ब्लास्फेमी के इंसिडेंट्स को डील किया जा रहा है। 295 में है कि पनिशमेंट है अगर कोई इंसान जो है वो जानबूझ के डैमेज कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है किसी भी रिलीजियस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि आप देखते हो मंदिर मस्जिद टूट जाता है, तो इस तरीके से उनके ऊपर चार्जेस लगेगा। साथ ही यहाँ पे आप देखो सेक्शन 295A है, जिसमें कि पनिशमेंट से ये डील करता है कि अगर कोई इंसान यहाँ पे कुछ भद्दे तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कुछ लिख के दे रहे हैं जिससे कि यहाँ पे हमारा ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंसल्ट हो सके, तो फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये आप देखो एक केस है बंका स्नेहा
यहाँ पे जो स्टेट ऑफ तेलंगाना केस है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो यहाँ पे प्रोविज़न है ना, वो आपका इस तरीके से नहीं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अगर अराइज हो रहा है तो उस समय आपका ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअली ये एक एक्शन है जिसमें कि किसी इंसान को डिटेन कर लिया जाता है, अपने जब्त में ले लिया जाता है, और फिर कुछ ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस होते हैं जिसमें देखा जाता है कि हाँ वो कितना क्राइम किए है कि नहीं किए। सेक्शन 151 है CRPC का, जिसके तहत ये बात होती है। हमारे संविधान में भी आर्टिकल है, आर्टिकल 22 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके अगेंस्ट में भी प्रोटेक्शन है, डिटेन कर लिया गया है तो उसके अगेंस्ट में भी प्रोटेक्शन है। तो इस तरीके का प्रोटेक्शन हमारे आर्टिकल 20 सब क्लॉज आर्टिकल 22 में दिया गया है। ठीक है, फिर राइट टू प्रोटेस्ट है। आप देखते हो कि कई बार यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या जो फार्मर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो राइट टू प्रोटेस्ट अगेन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखो कि आर्टिकल 19(1)(a) सब क्लॉज ए है, सब क्लॉज बी है, इसमें रखा गया है कि राइट टू प्रोटेस्ट करना यानी कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना एक फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे लोगों को कहा गया है कि आप असेंबल करो, लेकिन हाँ हथियार वगैरह लेके नहीं करो, और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करो, वो भी प्रोटेस्ट करके। ये एक एब्सोल्यूट राइट तो नहीं है, लेकिन आर्टिकल 19(2) और आर्टिकल 19(3) है जो कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रखता है। राइट टू बी फॉरगेटन है, इट मीन्स कि आप देखो कि 10 साल पहले अगर आपने FB में कोई अपना फ़ोटो डाला होगा, आज आप चाह रहे हो कि वो फ़ोटो हट जाए, बट आप नहीं उसको डिलीट कर सकते, लेकिन हाँ जो सिस्टम में जहाँ पे है वो उसको आप डिलीट कर सकते हो। तो वही बातें कही गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि राइट टू बी फॉरगेटन जो है किसी इंडिविजुअल का होना चाहिए। तो राइट टू बी फॉरगेटन है जो कि एक राइट है जिसमें कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रिमूव करने के लिए कहा जाता है, वो भी जितने पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज हैं, जैसे कि इंटरनेट वगैरह में कभी अपलोड किया कुछ चीज़ें आपने अपने बारे में लिखा, अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ें अवेलेबल ना हो तो ये आप लोग जो है हटा सकते हो। साथ ही राइट टू यहाँ पे जो राइट टू बी फॉरगेटन यहाँ पे ये हमारा राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है, जो राइट टू प्राइवेसी हमारा आर्टिकल 21 के तहत है। साथ ही आज के डेट में देखें तो हमारे देश में इस तरीके का स्टैट्यूटरी प्रोविज़न की कमी है। राइट टू बी फॉरगेटन से रिलेटेड हमारे देश में कोई कानून नहीं है। तो जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया इसमें आपका एक कमी है, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो डेटा को इरेज करना है इसके बारे में कहीं पे भी बात नहीं की गई है। तो कई बार ये न्यूज़ में रहता है राइट टू बी फॉरगेटन। ओके, नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 311 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया अपने सर्विस से बिना किसी इंक्वायरी को करते हुए। तो आर्टिकल 311 है जिसका सब क्लॉज 2 है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अगर हटाना है, उनके रैंक से हटाना है या डिसमिस करना है, रिमूव करना है, रिडक्शन करना है उनके रैंक को, तो उससे पहले इंक्वायरी करना है। तो इंक्वायरी यहाँ पे मस्ट है आपका आर्टिकल 311, लेकिन 302 के क्लॉज में। लेकिन 311 में क्या हुआ कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर थे, टीचर थे, उनको हटा दिया गया। तो ये बातें हैं। उसके अलावा आप देखो 311(2) सब क्लॉज C है, जिसमें ये कहा गया कि कोई प्रायर इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर ये सेटिस्फाइड है कि हाँ हमारे देश और हमारे राज्य की सिक्योरिटी के लिए ऐसे लोगों को यहाँ पे जो है उनको हटा देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए, रिमूव रिडक्शन करना चाहिए गवर्नमेंट स्टेट से, गवर्नमेंट यहाँ पे जॉब से, तो उनको हटाया जा सकता है। फिर है फॉरेन ट्रिब्यूनल। तो देखिए असम की गवर्नमेंट है, इनके द्वारा स्टेट पुलिस बॉर्डर विंग को यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी केस फॉरवर्ड नहीं करना है यहाँ पे फॉरेनर ट्रिब्यूनल को लेकर। तो ये ट्रिब्यूनल क्या होता है? जैसे आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट देखने को मिला है, तो कोर्ट में बहुत सारे पेंडिंग ऑफ केसेस होते हैं, तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे ट्रिब्यूनल बनाया जाता है जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं, इनको यहाँ पे सिविल कोर्ट का भी पावर होता है। तो फॉरेनर ऑर्डर है 1964 का, जिसमें कि एक ओपिनियन है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो फॉरेनर है कि नहीं। तो आप देखो कि जब यहाँ पे जो फॉरेनर एक्ट 1946 बना, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि वो यहाँ पे प्रोविज़न बना सकते हैं फॉरेनर्स को लेकर जो भी इंडिया में एंट्री वगैरह कर रहे हैं या इंडिया को छोड़ रहे हैं। तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स जो है वो पहली बार 1964 में सेटअप किया गया, और ये आसाम में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। रेस्ट ऑफ द कंट्री में अगर हम लोग देखें तो फॉरेनर्स जो हैं वो यहाँ पे पुलिस के द्वारा ही देखा जाता है कि अगर इलीगल तरीके से अगर कोई रह रहा है तो फिर यहाँ पे फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है आपका यहाँ पे काम आता है। तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल में दो तरीके के केस जाता है, एक तो जिनको कि रेफरेंस में भेजा जाता है, यानी कि बॉर्डर पुलिस के द्वारा अगर रेफरेंस किया जा रहा है, या फिर वो जो कि नाम जो है इलेक्टोरल रोल में उनका है और वो भी डाउटफुल है। ठीक है, तो ऐसे दो केस जो है फॉरेनर ट्रिब्यूनल में जाता है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल को यहाँ पे एक मेंबर के द्वारा हेड किया जाता है, या तो वो जुडिशियल ऑफिसर के रिटायर्ड होंगे, या ब्यूरोक्रेट होंगे रिटायर्ड, या फिर लॉयर होंगे जिनका मिनिमम 7 ईयर्स होगा लीगल प्रैक्टिस का। 2019 में क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे फॉरेनर ट्रिब्यूनल 1964 को अमेंड किया गया, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको यहाँ पे पावर कर दिया गया, एम्पावर किया गया है सारे स्टेट और यूटीज़ में कि एक ट्रिब्यूनल तो वो सेटअप करे जिससे ये डिसाइड करे कि क्या वो इंसान जो है
कोई भी लोग हमारे देश में इलीगल तरीके से रह रहे हैं या फिर लीगल तरीके से रह रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात होती है। जैसे आसाम में आपने देखा कि NRC किया गया, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, ये कहा गया कि उनके पास ये प्रूफ नहीं है कि वो आसाम के सिटीजन हैं, यानी कि आसाम में रहने वाले यहाँ पे लोग हैं, तो उनको फॉरेनर कहा गया। क्योंकि आसाम की बॉर्डर आप देखते हो, वो जो नॉर्थ ईस्ट वाला वो बॉर्डर है वो म्यांमार, बांग्लादेश और यहाँ से लगता है। तो इसलिए कई बार ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ, इन सारे कंट्रीज से जो है हमारे देश में लोग आ रहे हैं, तो फिर उस तरीके से इसको जज किया जाता है। तो इसलिए ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं फॉरेन ट्रिब्यूनल में, उसी तरीके से ये देखा जाता है कि लोग हमारे देश के या फिर बाहर के हैं। इससे पहले आप देखो कि जो पावर था फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाने का वो सिर्फ सेंटर के पास था, बट अब जो कानून लाया गया इसके तहत आप लोग देखो कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई है, और जिसके तहत आपका जो है, नहीं स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, DM को ये पावर है कि अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में वो ट्रिब्यूनल को सेटअप कर सकते हैं। फाइन। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटी का हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने इश्यूज़ थे उसको हमने यहाँ पे देखा। आई होप कि आपको आज की वीडियोस अच्छे लगे होंगे। ये लेसन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसे ज़रूर देखिए। और जो मंथली मैगजीन आपकी आ रही है उसे तो आप लोग को डिस्कस करना ही है, उसे डिस्कशन जो है उसको आपको सुनना ही है, साथ ही साथ आप लोग प्रीवियस जितने भी लेसन्स है और मंथली मैगजीन्स जो है उसको जाकर आप लोग कवर अप कीजिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल फिर इसी टाइम पे। एंड टिल देन आप लोग जितने भी प्रीवियस वीडियोज़ है उसको रिवाइज करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल जारी रखिए। ऑन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।